दोस्तों आज अपने साथ है अनिल जी और वीडियो में इनकी ओल्ड राजस्थान 4th रैंक है। आप भले ही 1 घंटा कम पढ़ लीजिए मगर इस चीज को आप जरूर इम्प्लांट कीजिए। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो भी होते हैं भीड़ के अंदर ही है, लेकिन वो कुछ ऐसी यूनिक चीजें कर रहे होते हैं जिन यूनिक चीजों की वजह से वो टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लेते हैं। अच्छा, एक जो सबसे कॉमन चीज है 4th ग्रेड, वो एग्जाम भी दिया आपने। आज ये यहाँ बैठे हैं तो ये किन चीजों की वजह से यहाँ बैठे हैं? ये प्रतिभा और टैलेंट के लिए ये कहा भी जाता है कि प्रतिभा या टैलेंट जो है वो उस बुलबुले के समान होते हैं जो पानी की गिलास में अगर सबसे नीचे भी है तो बुलबुला अपने आप ऊपर उठ जाता है, भले ही उसके ऊपर कितना भी भार क्यों ना हो। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मेरा तो योगदान ना के बराबर सिलेक्शन, योगदान तो पूरा इसी का ही है, पढ़ा तो इसी ने। तो इन दोनों में से किसको आप प्रेफर करेंगे? दोनों में से कौन सी जॉब लेना पसंद करेंगे? सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। क्या योग की वजह से आपकी लाइफ के अंदर या आपकी तैयारी की जर्नी के दौरान चीजें इम्प्रोवाइज हुई? क्या आपको बेनिफिट मिला? अम्मा गणी साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपने साथ है अनिल जी और अनिल जी वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी का आपके हाल ही में रिजल्ट आया उसके अभी जयपुर के अंदर डीवी चल रहे हैं और ये जयपुर में डीवी करवाने आए हैं। वीडियो में इनकी ओल्ड राजस्थान 4th रैंक है। तो सबसे पहले तो आप सभी अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार के सदस्यों की तरफ से और अपने संस्थान की तरफ से अनिल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्वालिटी एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज अनिल जी को क्योंकि आए हुए काफी टाइम हो गया है, यहाँ पर लगभग आधे 1 घंटे से हमारी बातचीत हो रही है और इनसे बात करते हुए बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। क्योंकि मेरी आदत है, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है, मैं जब किसी से मिलता हूं तो सामने वाले इंसान के बारे में जानने की एक जिज्ञासा रहती है कि आज इन्होंने 181 नंबर, 200 नंबर का वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें से 181 नंबर इन्होंने गेन करे और ये बहुत अच्छा स्कोर है। टॉप 5 के अंदर इनका नाम है, केवल टॉप 1 रैंक में और इनकी रैंक में केवल 3 मार्क्स का ही अंतर है। यानी कि इतने अच्छे लेवल पर, इतने पीक लेवल पर तैयारी को ये लेकर के गए, तो क्या ऐसा इन्होंने करा होगा? ऐसा तो है नहीं कि किसी बाबा ने जादू मंत्र इनको दे दिया या कोई टोना टोटका करके कुछ इन्होंने खा लिया। वो इन्होंने मेहनत करी है, वो इन्होंने संघर्ष करा है। तो यहां तक ये कैसे पहुंचे? क्या इनकी मेंटेलिटी रहती है, क्या इनकी लाइफ स्टाइल रही है पूरी, और किन किन चीजों को इन्होंने पढ़ा है, कौन से कंटेंट को, कौन सी किताबों को इन्होंने फॉलो करा है, उन सारी की सारी चीजों के बारे में आज अपन जानेंगे। और बाहर बात करते टाइम भी इनकी इस स्टोरी से बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई जहां पर मुझे भी लगा कि अगर वो बातें आप लोगों के सामने रखी जाए तो आप में से कोई ना कोई साथी जो गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ है उनको उन चीजों की सहायता मिलेगी उनसे और वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जा पाएंगे। और ये जो तैयारी का दौर चल रहा है इसके अंदर आप अपने आप को भीड़ से अलग कर पाएंगे। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो भी होते हैं भीड़ के अंदर ही है, लेकिन वो कुछ ऐसी यूनिक चीजें कर रहे होते हैं जिन यूनिक चीजों की वजह से वो टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लेते हैं। तो अनिल जी अपन शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार के सदस्यों को एक बार थोड़ा सा आप आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्वालिटी एजुकेशन परिवार को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी कहानी को एक प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे जो फादर साहब है वो खेतियर है, ओके। कृषि है, किसान है, और मम्मी है वो हाउसवाइफ है, और एक छोटे भाई है वो मेरे पापा की हेल्प करते हैं खेत में। अच्छा, उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है? उन्होंने ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट है ओके। और वो खेती करते हैं पापा के साथ। और मेरी सिस्टर है बड़ी, उनकी शादी 2018 में हो गई थी। ओके। और तब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। ये है मेरा मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से आप संबंध रखते हैं। जी सर। तो ये चीज है कि बहुत सारे साथी अपने राजस्थान के अंदर किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। सिटीज के अंदर बहुत ही कम विद्यार्थी है जो सिटी में रहने वाले कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी ज्यादातर अपने गांव ढाणी में रहने वाले साथी ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं को सरकारी नौकरी चाहिए होती है। अपने परिवार को एक पीढ़ी ऊपर ले जाना होता है, उनको अपने परिवार को अपग्रेड करना होता है, उसके लिए वो तैयारी करते हैं। तो ये है कि बाकी जो साथी आप लोग देख रहे हो, आप में और इनमें फर्क कुछ भी नहीं है। जो आप हो वही ये है। आज ये यहाँ बैठे हैं तो ये किन चीजों की वजह से यहाँ बैठे हैं, वही चीजें अभी इस सेशन के दौरान धीरे धीरे निकल करके आएगी। और मैं तो कहूंगा आप में से जो साथी देख रहे हैं पेन कॉपी लेकर के बैठना, डैम श्योर यहाँ जो अनिल जी आपको बताएंगे चीजें
ऐसी चीजें आप सीख करके जाओगे जो चीजें आप पैसे दे करके भी कहीं से नहीं सीख सकते हो, क्योंकि ये वो रियल चीजें हैं जो चीजें आपकी तैयारी को भी अच्छा करेगी और जो चीजें आपको अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी एक लेवल अपलिफ्ट करेगी। तो अनिल जी, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कब आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ कहाँ से स्कूलिंग हुई, देन उसके बाद में आपने कंपटीशन फील्ड में कब पहला कदम रखा, और वहां से लेकर अब तक वीडियो में सिलेक्शन लेने की ये जो जर्नी है, क्या जर्नी रही है, कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरी कंपटीशन की जर्नी शुरू होती है 2020 से। अच्छा। उससे पहले मेरी जो स्कूल थी वो 1st to 5th तो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी, हमारे पास थी, कि हमारे कस्बे की। उसके बाद 6th to 10th है वो हमारे गांव की प्राइवेट स्कूल से हुई थी। ओके। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही था कि जितनी हो सके आप खुद अपने हाथ से मेहनत करके करो। उसके बाद मेरी 11th 12th की जो जर्नी रही है वो मैंने एक स्पिरिचुअल, एक गुरुकुल से की है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन होती है ऐश्वर्या कॉलेज जोधपुर से। सेकंड ग्रेड चूज करके मैंने तैयारी करना शुरू किया। सेकंड ग्रेड से पहले आपने कोई एग्जाम नहीं दिया था? उससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया मेरे नाम से। अच्छा, मतलब आपने कंपटीशन की तैयारी सबसे पहले 2020 में बीएड में एडमिशन लेने के बाद वहां से शुरुआत करी थी। तो पहला आपके एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, 2022 वाला सेकंड ग्रेड। 22। अच्छा, उसके बाद कौन सा एग्जाम दिया? उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मेरे को समझाया कि अब थर्ड ग्रेड दे दे तू, और तेरे पास करीब करीब 45 दिन बचे हैं। तो मैंने 45 दिन थर्ड ग्रेड की अच्छे से तैयारी की और मैं 182 पॉइंट समथिंग कुछ रहा था। अच्छा। और डीवी के लिए 183 वाले को था। अच्छा। दैट नंबर से मेरा डीवी नहीं हुआ थर्ड ग्रेड। देन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन नहीं हो। उसके बाद अगला एग्जाम? उसके बाद अगला एग्जाम संगणक की वैकेंसी आ रही है। तो नॉलेज हमें भी नहीं था, किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि संगणक की ऐसी वैकेंसी होती है, उसमें स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स ये होते हैं, कंप्यूटर होता है। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं ऑथेंटिक बुक्स पकड़ता हूँ मार्केट से, सिलेबस देखता हूँ, पटवारी, वीडियो, RS प्री का और थर्ड ग्रेड का, ये सारे सिलेबस देख के मैं सब कॉमन सिलेबस को एक पेज में बना लेता हूँ और मैं ऑथेंटिक बुक खरीदता हूँ मार्केट से। अच्छा। सारी मेरे पास ऑथेंटिक बुक थी और उन बुक को पढ़ के मैं खुद के नोट्स थे उनमें मैं ऐड कर लेता हूँ सारी। अच्छा। और वहीं से मेरी पटवारी की तैयारी पहली बार शुरू होती है। ओके। और वहां भी मैं पटवारी और वीडियो में डिफरेंस लाके मैं वीडियो की तैयारी शुरू कर लेता हूँ। और ये मेरे मार्च में शुरू होती है तैयारी। मार्च 2025 में? मार्च 2025 मैं वीडियो की तैयारी शुरू कर। ओके। मैं मार्च 2025 से लगा के मई 2025 तक अब कॉमन सिलेबस मेरे सारा निकाला हुआ है और उसी बुक में से मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे वीडियो, पटवारी, RS प्री, थर्ड ग्रेड, ये सारी चीजें एक साथ चल रही है। बट पर्टिकुलर मैं वीडियो को फोकस करके चल रहा हूँ। मैं वहां से तैयारी शुरू करता हूँ वीडियो की। अच्छा। करीब करीब मई तक आते आते मैं 3 बार सिलेबस कर चुका होता हूँ वीडियो का। मेरे सामने आती है ये चीज कि अब वीडियो का भी पोस्टपोन हो गया, पटवारी का भी पोस्टपोन। फिर मैं अपने दोस्तों के सजेशन और उसके लिए हरिकिशन जी, उनका सजेशन, उसकी मदद से मैं फिर पटवार की तरफ आता हूँ। अच्छा। कि वीडियो में 850 पोस्ट है, पटवार में 3700 पोस्ट है। तो करीब एक बार कम से कम 2 महीने इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 बार सिलेबस आपका हो चुका है वीडियो का। और वीडियो का एग्जाम बहुत दूर है अभी। पटवार अच्छा, वीडियो का एग्जाम आगे पोस्टपोन हो गया तब आपने पटवार की तैयारी शुरू की। पटवार में आपकी रैंक रही थी 835। अच्छा, 835 रैंक तो दोस्तों इनकी तब थी जब डीवी करवाया था उस टाइम में। अभी फाइनल रिजल्ट भी आ चुका पटवार में, अभी रैंक भी इंप्रूव हुई है कुछ लोगों के बाहर हो जाने की वजह से। अभी क्या रैंक है फाइनल? 758। ओके। देन पटवार के बाद में आपने वीडियो दिया और वीडियो में तो झंडे गाड़ दिए। और यहाँ आप देख सकते हो पटवार में लगभग 835वीं रैंक और वीडियो के अंदर 4th रैंक। कितना ज्यादा वेरिएशन है। वीडियो में 200 नंबर में से 181 नंबर। ये चीज क्या दिखाती है? इंसान वही है, कंटेंट वही पढ़ रखा है, एग्जाम देने वाला वही है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा वेरिएशन होने के पीछे आपको क्या लगता है अनिल जी, क्या रीजन हो सकता है? मैं एक चीज खुद ने भी रियलाइज की और मैं कहता हूँ भी हूँ कि जिंदगी में एग्जाम जो भी हो, आप एक भी एग्जाम मिस मत करो। और एग्जाम दे के आने के बाद पेपर आप फेंको मत। उस पेपर को देखो और आप एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करो। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर होने की वजह से सिलेक्शन नहीं। जैसे मेरे को पटवार में रियलाइज हो गया कि मेरे पटवार में 300 नंबर का पेपर होता है, 250 नंबर में से सिर्फ
5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन गलत होते हैं, अच्छा और हिंदी और इंग्लिश में मेरे 5 क्वेश्चन गलत होते हैं। अच्छा। मतलब 50 नंबर में से मेरा 10 नंबर जा रहा है, और एक 250 नंबर में से मेरा 10 नंबर। तो पटवार के बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरे को हिंदी और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं वहां से हिंदी और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। और लक बाई चांस ही कह सकता हूँ, या आरएसएसबी का पैटर्न 2023 से लगा के 25 तक सेम ही रहा। तो हिंदी और इंग्लिश मेरे को बेनिफिट भी मिलता है कि इजी आती है थोड़ी, बिल्कुल। तो वहां से मैं हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, हिंदी में तो होता ही नहीं है। अच्छा। बस इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होता है वीडियो में, बाकी सारी एक्यूरेसी में मेंटेन करके चलता हूं। तो वहां जो मैंने कमी छोड़ी थी पटवार में, वो कमी मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और मैं कवर इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पटवार का एग्जाम दे के आया हूँ। वो चीजें हैं कि आप जो भी पेपर आ रहा है आपके सामने, आरएसएसबी का हो, आरपीएससी का हो, आप पेपर हर बार अटेंड करें और उस पेपर का एनालिसिस करके रखें। हाँ बिल्कुल, एनालिसिस करना जरूरी है ताकि वहां अपन को अपनी कमियां पता चलती है। और यहाँ ये चीज देख सकते हो आप लोग कि पटवार के बाद में इनको ये चीज पकड़ में आ गई कि यार यहाँ मुझे सेटबैक दे रही है हिंदी और इंग्लिश, और कौन सब्जेक्ट को अच्छा किया, कितना ज्यादा वेरिएशन, 835वीं रैंक से सीधा डायरेक्ट 4थी रैंक, मतलब बहुत मायने रखती है ये बात। और मैं मानता हूँ इसमें कहीं ना कहीं एक ये चीज भी मायने रखती है, ये चीज भी फैक्टर मतलब इसमें काम करता है कि आप जिस टाइम में एग्जाम दे रहे हो एग्जाम हॉल के अंदर, उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि आपने जो साल भर मेहनत करी है, वो साल भर की हुई मेहनत आपको केवल और केवल उन 3 घंटों के अंदर पिरोनी है, वहां पर 3 घंटे में आउटपुट देना है। तो उन 3 घंटे के अंदर अगर आपने अपने आप को फोकस्ड रख करके और अपने आप को सही डायरेक्शन में रख करके पेपर को अटेंड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चीजें और भी ज्यादा, क्योंकि एक एक सवाल में 100 रैंक का वेरिएशन आ जाता है, तो लक फैक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं 1% मान लो आप, वो भी काम करता है। अच्छा, एक जो सबसे कॉमन चीज है 4th ग्रेड, वो एग्जाम भी दिया आपने? जी सर। उस एग्जाम की और भी रोचक कहानी है। क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए हमारे। वो एग्जाम में मतलब देने का इच्छुक नहीं था। लास्ट डे था, मेरे फ्रेंड है हरिकृष्ण जी, मेरा सारा का सारा ऑनलाइन हो, जितना होता है मतलब जो भी चीज, मैं बहुत कम लोगों से सोशल कनेक्ट रहता हूँ, तो वो मेरे को कॉल करते रहते हैं। मेरा कॉल करने का आदि मैं बहुत कम मोबाइल से, तो वो मेरे को कॉल करके खुद बता देते कि ये चीज है, ये चीज। तो उन्होंने मेरे को रियलाइज करवाया कि कम से कम एग्जाम तो दे ही देना चाहिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात। जैसा कि मैंने भी बोला है कि आपको हर एग्जाम देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं दे के आया एग्जाम, लास्ट डे मेरा फॉर्म अप्लाई किया। अच्छा, फॉर्म भी उन्होंने ही अप्लाई किया था? उन्होंने ही अप्लाई किया मेरा। अच्छा, लास्ट डे उन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई किया, और मैं 4th ग्रेड में कोई स्पेशल तैयारी से नहीं गया, बट ये चीज है कि मेरा कॉमन सिलेबस सारा उसमें सेम ही होता है। अब कुछ लड़के कहते हैं कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आरएस का मेंस लिख रहे हैं, और वो लड़के कहे कि पटवारी और वीडियो का तो हमने सिलेबस देखा ही नहीं और हमारी तैयारी नहीं थी। पर्टिकुलर तैयारी होती कहाँ से है, सिलेबस वही है आरएस वाला ही। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सिलेबस नहीं देखा 4th ग्रेड का, बट ये है कि मतलब पर्टिकुलर कुछ नहीं देखा, तैयारी उसके लिए नहीं की थी पर्टिकुलर। बट मैं एग्जाम देने गया, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। क्या स्कोर क्या हो रहा है उसमें आपके? करीब करीब 106। अच्छा, 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 में से। तो ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, वैसे अभी आप पटवार में भी सिलेक्ट हो चुके हैं और वीडियो में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इन दोनों में से किसको आप प्रेफर करेंगे? दोनों में से कौन सी जॉब लेना पसंद करेंगे? मेरा वीडियो प्रेफर रहेगा, क्योंकि ये ऑफिस की जॉब होती है और फील्ड वर्क कम होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार वीडियो करके, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट यूआरओ है। अच्छा, अगर वीडियो और पटवार इन दोनों में से ज्वाइनिंग अगर पटवारियों को दे रहे हैं, फिर भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 10 दिन में अगर 20 साल बेरोजगार बैठ गया, 20 साल तैयारी को दे दिए, तो मैं फिर भी वीडियो का वेट करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा फैसला भी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, ताकि अगर वहां पर आप क्योंकि जाना आपको अल्टीमेटली वीडियो में ही है, तो पटवार की आप पोस्ट खराब ना ही करें। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर वो पोस्ट बैकलॉग में चली जाएगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो वेटिंग आएगी उसमें जो बच्चे वेट कर रहे हैं डीवी करवा करके, उनमें से किसी न किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। और चतुश्रेणी में तो आपको डीवी करवाने भी नहीं जाना है। नहीं सर। तो चतुश्रेणी वालों, मतलब जो चतुश्रेणी अधिकारी है, इसको भी एक अधिकारी नाम दिया हुआ है पोस्ट को, आप लोग भी अपने अनिल भाई को धन्यवाद जरूर प्रेषित कर देना। आप लोगों के लिए एक पोस्ट बिल्कुल खाली छोड़ के जाने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा अनिल जी आप, क्योंकि अभी जो बच्चा अपन को देख रहा है ना, अभी तक वो ये इंतजार कर रहा है कि यार ये वीडियो टॉपर है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने पढ़ा क्या क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक बार आपकी कंटेंट
के बारे में, आपकी बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि आपने जब से लेकर तैयारी शुरू की तब से लेकर अभी तक क्या क्या तो कंटेंट आपने फॉलो किया, कौन कौन सी किताबें आपने फॉलो की, और अगर आपने अपने कंटेंट को अपडेट करा उसको तो कैसे करा, वो क्या स्टेप था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने नोट्स जीके का फाउंडेशन 2020 से 22 में कर लिया, तो मेरे पास पुराने ही नोट्स थे। अच्छा, वो किसी ऑनलाइन कोर्स से किया था हाँ, आपने? वो मेरा स्प्रिंग बोर्ड से ऑनलाइन था, तो वहां से मैंने अच्छा, कोर्स आपने खरीदा था? नहीं, मेरे नाम से आज तक कोई कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है, सिवाय एक, वो है सेकंड ग्रेड मैथ्स का फाउंडेशन है, उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग पर्टिकुलर नहीं की। सारे मेरे फ्रेंड्स की हेल्प से उन्होंने सारी की सारी चीजें मेरे को अवेलेबल करवाई और उन्होंने मेरी तैयारी में शुरुआत से लगा के अंत तक कंपटीशन में मेरा हेल्प किया। अच्छा, तो आपने किसी दोस्त की आईडी से कोर्स पढ़ करके आपने नोट्स बना लिए खुद के? ओके। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि नोट्स बना लेने से सिर्फ नहीं होता है, नोट्स को अपडेट करना होता है टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तो आप मार्केट में चल रही आरबीएससी की 6 to 12 की, इसमें 6 to 10 की तो अभी बुक चल रही है वही है, और 11-12 की पुरानी बुक्स आती है, वो 2012 के समथिंग चल रही थी वो बुक्स, शायद राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की बुक्स आती है। आप वो बुक से उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और कोई गाइड है, कोई ढंग की कोचिंग आपको अगर कोई क्लास ले रही है, वो आपको टॉपिक कोई नोट्स में से या बुक में से बुक पढ़ते हुए समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां से अच्छे से समझ लीजिए, फिर उस नोट्स को या पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपडेट करके रख लीजिए, फिर आपके पास एक ऐसा कंटेंट बन जाएगा जिसे आप रामबाण भी कह सकते हैं। और उसके अलावा एक आर्या पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक आती है, अच्छा। उसमें से भी हिस्ट्री को मैंने इम्प्लांट किया अंदर, कि इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी होती है पटवार में, तो वो भी किया। बट वीडियो का सिलेबस तो फिर वो रिवाइज करके हिस्ट्री को हटा दिया था उसके अंदर से। और कंप्यूटर के लिए जो बुक मार्केट में भी बहुत कम चर्चित है, बट सब दक्ष के पीछे भागते हैं, मैंने एक यूनिक बुक पकड़ी, भविष्य पब्लिकेशन की बुक आती है सरजीत ढूंढाड़ा सर की। अच्छा। तो उसी बुक को मैंने इम्प्लांट किया और उसी बुक को मैंने पढ़ा। उसके बाद सर ने एनसीईआरटी की पूरी जितने पीवाईक्यू थे, जितनी बुक्स में से पीछे आए हुए क्वेश्चन, जितनी अपना एनसीईआरटी में चल रही आओ करके सीखेगा सी कुछ नाम से बुक्स चलती है कंप्यूटर, उन बुक से भी सर ने बहुत सारा कंटेंट करवाया था, तो उस बुक उसको भी मैंने उन नोट्स में इम्प्लांट कर। अच्छा, आपने जो अपनी 12 घंटे वाली मैराथन क्लास ली थी उसका कंटेंट भी ऐड कर लिया उसमें? उस कंटेंट को भी मैंने ऐड कर लिया। बिल्कुल, दैट मींस ये चीज है कि सिलेक्शन कहीं एक जगह से पढ़ने से नहीं होता है। आपने एक बार किसी एक कंटेंट पे ट्रस्ट करके, भरोसा करके अपना बेस बना लिया, उसके बाद में उस कंटेंट को आप टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। अलग जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल गया वो पढ़ करके आप उसके अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर ऐड कर ले रहे हैं, और वही चीज रियल मायने में, जैसा कि अनिल जी ने आप भी बताया था, कि वो एक रामबाण चीज बन जाती है, वो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बन जाता है जो कि आपका हर एक एग्जाम क्लियर करवा देता है। अभी आप देखोगे इनका वीडियो भी बहुत अच्छी रैंक से हो गया, पटवार भी अच्छी रैंक से हो गया, 4th ग्रेड भी इनकी बहुत अच्छे मार्क्स है, और आगे जो एग्जाम ये देने वाले हैं उसमें भी जो सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ रखे हैं वो नो डाउट अच्छे ही होने वाले हैं। एक थोड़ा सा अनिल जी इस बारे में बताइए, बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे उनको डर लगता है, तो आपने इन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया, इंग्लिश और मैथ्स को? इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट की बुक एक बार तो फॉलो की थी, और जितना हो सकता मैंने उधर से कंटेंट निकाला। फिर उत्कर्ष क्लासेस पे एक प्लेलिस्ट है तो यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे, वहां से भी मैंने लिया। फिर रिवीजन करने के लिए पवन गोस्वामी सर है, उनका कंटेंट भी लिया। अच्छा। इन सारे कंटेंट को मिला के मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किए। ओके। और वहां से मेरी इंग्लिश इतनी क्लियर हो गई कि वोकैब तो मेरी, क्योंकि शुरुआत से मैं कॉम्बो मीडियम में बैठा हूँ कि इधर हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी कॉलेज में बीएससी में, तो वोकैब ठीक थी। और वहां से मेरा इतना इंग्लिश प्रिपेयर होगी कि मैं अच्छे से एग्जाम कोई भी देके प्रिपेयर निकाल सकता। वीडियो में कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे आपने इंग्लिश के? वीडियो में मैंने करीब 16 में से 15 के आसपास अटेंड किए थे, एक छोड़ा था और गलत एक गलत हुआ, एक ही गलत हुआ। बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही है आपकी इंग्लिश में। और मैथमेटिक्स कैसे तैयार किया? मैथमेटिक्स मैंने फाउंडेशन कर रखा था सेकंड ग्रेड का, और मेरी खुद की प्रैक्टिस, बाकी तो टेस्ट सीरीज मैंने संगणक के दौर से 2023 से लगा के 2024 तक करीब 150 के समथिंग मैं टेस्ट दे चुका। अच्छा। तो वहां से मैंने एक्यूरेसी गेन कर चुका था। वहां से मेरा रिदम था कि टेस्ट पेपर कैसे अटेंड करना है, कौन सी चीज कब जरूरी है, कौन सी ओएमआर कब फिल करनी है, कब पेपर को कितना सॉल्व करना है, कितने सेगमेंट में बांट के सॉल्व करना है, वो चीजें मैं सीख चुका था, वहां ढंग से मैं एम्प्लॉयड कर पाया। अच्छा। और एक जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट है
जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ भी रहता है और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार पढ़े कहाँ से, क्योंकि मार्केट के अंदर या एक तरीके से कह लो जो भी माहौल है ऑनलाइन दुनिया का, इसमें बच्चों के पास में बम्बार्डमेंट हो रहा है कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल हो गया, तो बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं पढ़ूं कहाँ से। तो करंट अफेयर्स जो है उस सब्जेक्ट को आपने कैसे तैयार किया, क्या आपकी पढ़ने की अप्रोच रहती थी, उसके बारे में बताइए। करंट अफेयर के लिए मैं इतनी मैगजीन तो मार्केट में आती है हर तो सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने जो फॉलो किया है वो मूमल की मैगजीन आती है। मैं मंथली कंटेंट नहीं लाता था, मैंने वार्षिक कंटेंट लिया। अच्छा। मैं क्लासेस देखता हूँ, मंथली क्लासेस सर भी लेते हैं और कपिल चौधरी सर भी लेते हैं, तो मैं दोनों का कंटेंट फॉलो करता हूँ। अच्छा। आपकी क्लास भी देखता हूँ, कपिल चौधरी सर की क्लास भी देखता हूँ। अच्छा। और फिर मूमल पढ़ लेता हूँ। फिर जो बच जाता है आप और कपिल सर जो एक्स्ट्रा करवाते हो वो चीज मैं मूमल में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा। तो मेरी वो किताब एक करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट हो जाती है, पूरी मंथली, एक मंथ का इतना कंप्लीट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर्स में एक तो कोई ना कोई एक बुकलेट पकड़ ले। अब जैसे आपने मोमल को फॉलो कर रखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो जिस मतलब सेगमेंट के ऊपर या जिस बुकलेट के ऊपर भरोसा हो उसको पकड़ करके एक बार यूट्यूब से अदर सोर्सेज से जहां उनको लगे कि यहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उससे अपने कंटेंट को और अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जो क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन से 2023 से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि क्वालिटी एजुकेशन से आपका जो जुड़ाव है, ये जो जुड़ाव की जर्नी है, ये कैसी जर्नी है, कैसे आपका जुड़ाव हुआ था और अभी तक क्वालिटी एजुकेशन का आप क्या योगदान मांगते हैं आपकी अभी तक की जर्नी के अंदर। आपको यूट्यूब पे और अदर सोर्सेज पे, एप्स पे बहुत सारी कोचिंग क्लासेस मिल जाएगी जो बच्चों को प्रिपेयर करवाती है, कंपटीशन की तैयारी करवाती है। बट क्वालिटी एजुकेशन उससे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता है, आप कंटेंट के इत्र, यहाँ पर पहले एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताई जाती है, पर टॉपिक का एनालिसिस किया जाता है, पर सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाता है। जैसे विजेंद्र सर की क्लासेज आती थी कि वीडियो के लिए वो सब्जेक्ट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर कहाँ से आए, कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये चीजें आपको मिलती है। उसके साथ आपको नरेंद्र सर की गाइडेंस भी मिलती है। यूट्यूब पे वो आपको चीजें फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है। आपको यूट्यूब पे ये सिखाया जाता है कि आपको यहाँ तक पहुंच गए तो अगला स्टेप अब क्या लेना है आपको। ये चीजें सारी क्वालिटी एजुकेशन आपको सिखाती है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए क्वालिटी एजुकेशन से नहीं जुड़ना चाहिए, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज इंप्लांट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, आपको अलग चीजें जैसे गाइडेंस और आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट, आपने सिलेबस ले लिया, डाउनलोड कर लिया, पढ़ लिया, उसका एनालिसिस करके ऑथेंटिक बुक कहां से लाओगे, कौन सी बुक ऑथेंटिक है, ये चीजें आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा देता है। अब फिर उसका रियल रिवीजन करने के लिए भी आपको क्वालिटी एजुकेशन वो चीज दे देता है कि हाँ यहाँ पर पहुंच गए, अब उसके बाद आगे कहां तक पहुंचना है, ये चीजें भी आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो ये यूनिकनेस है यहाँ की। अच्छा, आप कैसे जुड़े थे पहली बार? मैं पहली बार हमेशा की तरह फिर फ्रेंड के थ्रू ही जुड़ा था। अच्छा। मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था जब सेकंड ग्रेड फेल हो गया था, उसके बाद रीट का एग्जाम देना था, तो करंट अफेयर के लिए मेरे को क्वालिटी एजुकेशन सजेस्ट किया गया। उस टाइम क्या है कि बाकी वाले डेली करंट अफेयर वगैरह ही आते थे, 2023 में इतना मतलब अपडेट नहीं हुआ, तो क्वालिटी एजुकेशन मंथली अच्छे से मतलब एक क्लास लेके देते थे कि मंथ की एक क्लास प्रॉपर आ जाती थी। और वहां से एक तो शॉर्ट कंटेंट के पीछे तो हर कोई भागता है और हम भी रो थे, तो हमने शॉर्ट कंटेंट पकड़ा और वहां से उस दिन से जुड़े, फिर हमेशा के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ही हाथ बढ़ाया, हर बार जरूरत पड़ी। एक साथी मुझे ये भी बता रहे थे ये कि अनिल जी कि इन्होंने संगणक के अंदर 50 टेस्ट की प्रैक्टिस की थी। हाँ, करीब क्योंकि आपने सेकंड ग्रेड के बाद में एग्जाम थर्ड ग्रेड दिया, फिर संगणक ही दिया था आपने, और वो टेस्ट की प्रैक्टिस का टाइम ऐसा था जिस टाइम इन्होंने अपना आपको इतना ज्यादा घिस लिया, क्योंकि कहते हैं ना अगर आपको चमकना है, सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। और वो तपन इन्होंने संगणक के टाइम में 50 टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान अपने आप को तैयार किया था। और उस दौरान आपने क्वालिटी एजुकेशन की बुकलेट से प्रैक्टिस की थी, संगणक वाली। तो अभी आपका जो अगला टारगेट है, उस टारगेट के लिए भी आपको अपनी किताब यहाँ से जो है दी जाएगी उपहार स्वरूप, और उससे आपको आगे कंटिन्यू करना है। एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अभी जो अपनी बात कर रहे थे एक योगा वाला सेगमेंट, आज जो यूथ है तैयारी सब कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी सब कर रहे हैं, पढ़ सब कुछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ चलो पढ़ भी लिया है, इतना कुछ गेन कर लिया, लेकिन फिर भी कई लोग फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। और इसके अंदर जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने योगा को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रखा है, यूथ लोग योगा करते नहीं है, और मतलब करना चाहिए यूथ लोगों को,
लेकिन यूथ लोग करते नहीं है, बूढ़े लोग करते हैं, उनको इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। हो सकता है उनको जरूरत हो, लेकिन यूथ को ज्यादा जरूरत है अपने आप को मेंटली फोकस रखने के लिए। तो मैं चाहूंगा इस वाले सेगमेंट पे आप थोड़ा सा खुल के प्रकाश डालें कि आपने अपनी लाइफ में योगा को कब पहली बार इंप्लीमेंट किया, और इस योगा की वजह से आपको क्या क्या चीजें नई एक्सपीरियंस हुई, क्या योग की वजह से आपकी लाइफ के अंदर या आपकी तैयारी की जर्नी के दौरान चीजें इंप्रोवाइज हुई, क्या आपको बेनिफिट मिला, उसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए डीपली। मैंने योगा 9th क्लास में सीखा था कि 9th क्लास में मेरे को ये रियलाइज हो गया कि इधर उधर मतलब उसी टाइम मतलब थोड़ा यूं टीवी पे आने लगे थे, तो मैंने वहां से स्टार्ट कर लिया था धीरे धीरे। अच्छा। 9th क्लास से लगा के मतलब शुरू से ही मैं करता आ रहा हूँ, बट रेगुलरिटी नहीं रह पा रही थी। फिर जब जनवरी 2024 में मेरी वो बीमारी वगैरह हुई, वेट लॉस हो गया, तो मैंने वहां से एक चीज सीखी कि फोकस वगैरह हट रहा था मेरा। 10th तक मेरा इतना फोकस था कि मेरे पीछे कौन बैठ के क्या बात कर रहा है वो भी मैं सुनना पसंद नहीं करता था, मेरे को मतलब सुना ही नहीं देता था, क्योंकि मैं अपने आप में फोकस रहता था, क्योंकि मैं योगा करता था। पीछे मेरी छूट गई क्योंकि मैं बाहर चला गया, घर छोड़ दिया और बाहर रहा था। के बाद मैंने जब जनवरी 2024 में वापस ये चीज मेरे को लगा कि हाँ मैं वहां इतना शार्प था, आज मैं वापस उसी कंडीशन पे हूँ, बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ। वहां से मैंने फिर शुरू कर दिया। अच्छा। फिर मैंने योगा को इम्प्लांट किया, और उस टाइम सर क्लासें लेना शुरू कर चुके थे, तो मैं करंट अफेयर देख रहा था। सर ने भी यही कहा कि मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। ये चीजें यूट्यूब वीडियो में सर ने बहुत बार बोली हुई। तो मैंने वहां से फिर मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि यार कोई और इम्प्लांट करके वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो फिर मैंने कहा अपन सही जगह पे है, अपन सही ट्रैक पे है। फिर मैंने इसको अपना रेगुलर लाइफ में डाल दिया कि मैं 1 घंटे सुबह उठूंगा, छोटी मोटी एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये चीजें, मेडिटेशन है, इनको मैं फॉलो करूंगा। तो मैं कहता हूं कि आप जो यूथ है जिसको योग करने की जरूरत सबसे ज्यादा अपने को है, क्योंकि अपन योगा करके, मेडिटेशन करके अपने फोकस लेवल को बढ़ाते हैं, तो अपन ने एक प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं खुद में, और वो लंबे टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी। और ये चीज जिन्हें सर ने भी बोला है अभी कि जिन्हें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ पा करके अब वो रेस्ट ले रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, और वो अपना खुद का मतलब वो कहते हैं कि आगे की पर्सनालिटी पूरी डेवलपमेंट करने के बाद भी वो अपने इम्प्लांट कर रहे हैं अपने पीसफुल माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो अपने को ये शुरू से इम्प्लांट करना चाहिए। मैंने किया है और मैंने रिजल्ट भी देखा है, और मैं इतना कहूंगा कि आप इस चीज को एक बार इम्प्लांट करके देखिए। 21 दिन वाली हैबिट भी डाल सकते हो आप, अपने टारगेट लेके भी कर सकते हो। आजकल ये चल रहा है चैलेंज भी कि हाँ आप टारगेट लीजिए और कीजिए। एग्जैक्टली। अभी एक विंटर आर्क चैलेंज भी चल रहा है कि सर्दियों के अंदर आप 21 दिन तक एक चीज को पकड़ करके उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करो। और ये बिल्कुल अनिल जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और इनके साथ मेरी वाइब और भी ज्यादा इसलिए मैच हुई है क्योंकि हालांकि बाकी तो विद्यार्थी सब लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब पे आपकी हमने क्लास देखी है, बट आपकी ये जो बात है कि अगर आपने योगा वाली बात पे जोर दिया तो मैं 100% श्योर हूं कि आपने बिल्कुल क्लासेस देखी ही है, और अच्छे तरीके से देखी है, क्योंकि मैं हमेशा क्लासेस में इसके ऊपर बात करता रहता हूं, और बहुत अच्छी चीज भी है ये। एक मैं सजेशन मेरी तरफ से और देना चाहूंगा जो साथी हमें देख रहे हैं उनको, कि क्योंकि करता नहीं है कोई भी, सुनने को सब लोग सुन लेते हैं, पता भी है कि हाँ यार अच्छी चीज होती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करें उसके ऊपर थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर एक बार ये सोच लिया ना कि मुझे योगा को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो कि योग में क्या क्या चीजें होती है। जैसे 3 चीजें होती है। एक, आप सबसे पहले योग के आसन करते हो जिसमें सूर्य नमस्कार भी होता है, और अदर खड़े रह करके लेट करके करने वाले आसन होते हैं। उसके बाद में आप प्राणायाम करते हो, उसके बाद में आप ध्यान करते हो। ये 3 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपके फोकस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर आ जाती है, दृढ़ संकल्प की शक्ति आ जाती है। अगर आप एक बार ठान लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर वो कर गुजरने की क्षमता अपने आप अंदर से पैदा होने लग जाती है। और ये बिल्कुल मेरी खुद की लाइफ में पर्सनली मैंने इंप्लीमेंट करके इसके रिजल्ट देखे हैं। और आज जब अनिल जी से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि सर मैं भी योगा करता हूं और आपकी क्लास में मैंने सुना था। तो देखो ये चीजें सच में बताती है, कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। कहीं मैंने क्लास में बोला होगा, उस चीज ने इनकी लाइफ में मतलब इतना इंप्रूवमेंट लेकर के आया। और आज आप सुन रहे, अगर आपने भी चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा जी सर, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, कोई सेंस नहीं है। ये अब सर बोल रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ, बट रोकना जरूरी है, क्योंकि ये वो गुटके वाली और ऐड हो जाती है, सिगरेट वाली, उसके ऊपर लिखा हुआ है
ये नहीं करना है, बट करेंगे। जैसे सुन के निकालने से कुछ नहीं होगा, तो आप इम्प्लांट करके देखिए। बिल्कुल, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा अनिल जी, एक थोड़ा सा, क्योंकि आपने बताया कि ये तो चलो डिस्कस अपना हो ही चुका है कि डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होते थे। आपने बताया कि पहले भी आप बहुत फोकस रहते थे, वापस से आपने योगा को इम्प्लीमेंट करा और आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया वगैरह यूज नहीं करते थे आप? मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगह, टेलीग्राम। अच्छा। बट ये चीज है कि यूज कब करना है, ये चीज भी अपने अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे अब इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका डे प्लान होना चाहिए कि मैं आज के दिन क्या करूंगा, कितने तक मेरा कितना काम हो जाना चाहिए, उसके बाद में कब कितना। ये नहीं है कि इतने सारे रूल बना लो आप, बट ये चीज है कि मतलब कम से कम खुद को नियंत्रित करके आपको चलना पड़ता है बस चीजों में। बाकी ये नहीं है कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया छोड़ दो, वो चीज। अच्छा, आप तैयारी के दौरान भी यूज करते थे? हाँ, मैं सारी चीजें यूज किस टाइम में यूज करते थे? मेरा ये है कि मतलब मैं सिलेबस को बांट लेता हूँ। जैसे जितने सब्जेक्ट है मेरे, टॉप टू शुरू से लगा के अंत तक 10-12 सब्जेक्ट, राजस्थान में हद से अधिक 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो मैं 2 सेगमेंट में सब्जेक्ट को बांट लेता हूँ। एक सेगमेंट में मैं 6 सब्जेक्ट रख लेता हूँ, दूसरे सेगमेंट में मैं अलग 6 सब्जेक्ट रखता। एक तो फिर मेरे 6 2 डिवाइड हो गए। अब मैं फर्स्ट डे 2 दिन का एक सर्कल रखता हूँ। फर्स्ट डे मेरा ये होता है कि ऊपर के 6 सब्जेक्ट कर लिए, उसके बाद PYQ निकाल लेता हूँ। 6 टॉपिक तो कोई भी मतलब एक रिवीजन करने के बाद, इतनी लंबी तैयारी के बाद आता है तो कर लेता है। तो मैं 6 टॉपिक रोज करता हूँ, उसके बाद उनके PYQ निकाल, तो करीब करीब 8-9 घंटे में ये चीज हो जाती है मेरी। उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल आप बुक्स पढ़ सकते हो, मूवी देख सकते हो, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अपना पूरा काम कर चुके हो दिन का। Exactly. तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि बस सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ये मेरी चीज है, मैंने ये आज पढ़ा है और मुझे इस पे संतुष्टि है, वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद अगला दिन होता है तो नया 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके सामने, नया कंटेंट होता है, फिर एक फ्रेश स्टार्ट होता है, तो आप नया सब्जेक्ट, फिर नया कंटेंट, वो पढ़ो। ऐसे आपका सर्कल चलता रहता है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, पीछे कुछ नहीं छूट रहा है, तो आप पे जीरो बर्डन है। हर चीज में आप मतलब खुद को आगे पाते हो। हाँ, मतलब अच्छा, आप सुबह उठते ही अपने आप को टारगेट दे देते थे कि मुझे आज पूरे दिन में ये चीज करनी है, और ये सच में सबसे बेस्ट चीज है। और जब सुबह खुद को टारगेट दे दिया कि मुझे पूरे दिन में ये चीज करनी है, और आपने, क्योंकि दृढ़ संकल्प की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, योग करके, मेडिटेशन करके आपने पूरे दिन में अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो शाम के टाइम में एक सेटिस्फेक्शन की भावना अंदर से आ जाती है कि यार मैंने जो डिसाइड किया वो मैंने कर लिया। फिर फ्री टाइम में आराम से एंजॉय करो। और सोशल मीडिया भी, ये भी सही बात है कि हाँ, नियमित तरीके से यूज करना चाहिए। यूज करना बुरी बात नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ, कब और कैसे करना है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ज्यादातर लोग सस्ते डोपामिन के चक्कर में रील्स देखने में या फालतू की चीजों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया यूज करने के लिए फ्री हो चुके हो और आधा घंटा आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। आपके अंदर मतलब कौन सी चीज आपको देखनी है, ये आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ बस मेरे को ये कंटेंट देखना है आज, तो ये चीज। चलो मैं तो ये कहता हूँ कि नई मूवी आ गई, आपको ढंग की लग रही है, तो आप देखो उस चीज को, उसमें से आपको कुछ न कुछ चीजें मिलेगी। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर कुछ नया कंटेंट आपके सामने आ रहा है तो वो देखना चाहिए आप। अच्छा, एक जो मतलब होता है ना, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो, 4th रैंक आपने वीडियो में हासिल करी है। कई बार होता है कि जब बड़ी चीजें हम हासिल करते हैं, तो उन बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने क्या ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो यहाँ तक पहुंचने के लिए सेक्रीफाइस करी है? मैंने वीडियो में यहाँ तक 4th रैंक तक हासिल करने में सेक्रीफाइस तो मैं नहीं मानता कि मतलब इस चीज को मैं सेक्रीफाइस कहूंगा। ये अपनी मेहनत होती है, कंटिन्यूटी होती है, और ये चीज आप नहीं कह सकते हो हर चीज आप छोड़ के कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। आप अपनी मेहनत पे कंटिन्यू रहें, और बाकी ये होता है कि एंजॉय करना, आपको डे प्लान करना आना चाहिए, तो आप हर चीज करते हुए आ जाते हो। तो आपको इतना सेक्रीफाइस वाली बात मैं ये इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि 4th रैंक अचीव करना अच्छी बात है, बट सेक्रीफाइस बीच में करने वाली वो होता है कि भाई कुछ नहीं था और बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा भी अपने है नहीं कि मैं टॉप रहा हूँ फर्स्ट से लगा के ग्रेजुएशन तक, BEd तक। तो यही मेरा है कि बस मेहनत है, कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, उससे अचीव हो जाती है चीजें। आपको सेक्रीफाइस करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी। Exactly. और आप पे विश्वास होना चाहिए। आप अपने निर्णयों पे डगमगाने वाले नहीं होने चाहिए, तो आप चीजें अचीव कर सकते हैं। बट ये चीजें सीखोगे टाइम के साथ। आज मैं 16 साल के बच्चे को ये जो बोल के बता रहा हूँ, वो चीजें इम्प्लांट करने में टाइम लगेगा,
क्योंकि मेरे को इतना टाइम लगेगा, सर को इतना टाइम लगेगा सीखने में, तो आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि यार 12 साल के बच्चे को मैं सारी की सारी चीजें आज सिखा दूं और वो चीज हो जाए। ये चीज तो नहीं होती, बट ये टाइम के साथ बच्चा सीख जाता है। और सेक्रीफाइस इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपने ऐसा कुछ मतलब पीछे छोड़ के आप ऐसा कुछ नहीं आए कि जी बाकी जीते हुए आए हो जिंदगी, ऐसा कुछ है नहीं। आप प्लानिंग से जाओ बस, मैं तो कहता हूँ जहां भी जा रहे हो आपके पास एक साफ प्लान होना चाहिए, एकदम आपकी वो कहते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि बस हाँ बस यहाँ टिका रहूंगा, होगा ही होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सारी की सारी चीजें दृढ़ संकल्प पे टिकी हुई है, और दृढ़ संकल्प आपका टिका हुआ है आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपकी मेंटलिटी पे, आपके विचारों पे, और आपके विचार आपकी मेंटलिटी, क्योंकि 3 तरह की एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी, और ये तीनों एनर्जीज ड्राइवन होती है योगा से। अगर आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो, मेंटली आपके विचार शुद्ध रहते हैं, किसी के प्रति गलत भावना नहीं होती है, नेगेटिव भावना नहीं होती है, तो अपने आप अपनी ग्रोथ होती है। और जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिजिकली अपने आप को वैसे ही आप वेल ड्राइवन रख रहे हो, अच्छे से आप हेल्दी रख रहे हो। और एक जो चीज मैं थोड़ा सा इसमें एक व्यंग्य भी ऐड करना चाहूंगा कि सेक्रीफाइस जो अपन ने ये वर्ड यूज करा है, कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, देखता भी हूँ, बहुत सारे साथी कभी सुबह लेट उठ रहे हैं 8-9 बजे तक, वो कंफर्ट जोन के अंदर है। और जैसे आप बता रहे हो कि आप डे को पूरा का पूरा प्लान करते थे, तो आपने प्लान करने के लिए यहाँ पर क्या सेक्रीफाइस किया है? यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस किया उस कंफर्ट जोन का। हाँ ये तो है, देखो साथ कंफर्ट जोन में तो आपको रहना ही नहीं है कि अब मैं 12 बजे तक उठूं नहीं और फिर मैं डे प्लान करना शुरू करूं। 12 बजे डे प्लान नहीं होते हैं, वो दोपहर प्लान, तो वो चीजें तो इम्प्लांट होनी ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा एक जो अपने न्यू कमर्स है, नए साथी जो आ रहे हैं, बहुत सारे साथी अभी ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं, उनमें से कि वो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तैयारी की शुरुआत के दौरान उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी यहाँ तक की जर्नी से आपने जो कुछ सीखा है उसके बिहाफ पे आपकी तरफ से आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ 3 पॉइंट के अंदर अगर आप उनको बताना चाहे कि आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी सीख, जैसे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसा सर्किल रखना चाहिए, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपका फ्रेंड सर्कल भी आ जाता है, तो आपकी लाइफ स्टाइल एकदम आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए सकारात्मक पॉजिटिव, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आप एक गाइडेंस वीडियो भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप उठा रहे हो कोई सिलेबस, तो सिलेबस को उठाओ, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, विजेंद्र सर ने करवाया हुआ है, हर जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बुक लिस्ट दी हुई है, नरेंद्र सर ने दी हुई, आप बुक लिस्ट उठाओ, वहां से कंटेंट लाओ, अच्छे से रीडिंग करो, ऐड करना है वो ऐड करो, बाहर से ऐड करो, प्रिपेयर नोट्स बनाओ, अच्छी मेहनत करो। बस ये है कि आपका डे प्लान और आपकी प्लानिंग पे आप टिके रहना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, और हमें भी मिली है, आपको भी मिलेगी। और इसमें कोई मतलब संदेह वाली बात होती नहीं है कि हाँ इतनी प्लानिंग करके जाते हो तो फिर उधर युद्ध विजय जरूर होता ही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात भी है, और क्योंकि सच में आपने ये जो चीज़ें हासिल करी है ना, नॉर्मल इंसान के लिए जो, क्योंकि अभी 95% यूथ जो है अपना वो ड्राइवन हो रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, जो चीज़ें उनके सामने परोसी जा रही है उन्हीं चीज़ों के आधार पर वो अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को उसी फ्लो में ले जा रहे हैं। आपके जैसे केवल 5% लोग मुझे दिखते हैं जो कि अपने आप को उस लीक से हटा करके कुछ अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप बाकी सोशल से कट थे, मतलब आपने इतना ज़्यादा चीज़ों को किया नहीं था, आपका फोकस पूरा का पूरा पढ़ाई पे रहता था, और ये होना भी चाहिए। और ऐसा जब अपन करते हैं तो हमें टारगेट जो हमने सोच रखा है, निसंदेह वो मिलता भी है हमें। एक आपकी इस सक्सेस में आपके परिवार का, आपके दोस्तों का क्या योगदान रहा? मैंने शुरू से ही बताया है कि मेरे पापा ने, उनकी एजुकेशन 5th तक थी, बट उनकी थिंकिंग अब्रॉड थी, एकदम ब्रॉड थी। तो उन्होंने हमें शुरुआत से ही यही सिखाया कि इतना हासिल कर लिया तो उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद ये जाना है, वहां करना है। कभी हमें मतलब डिस्कम्फर्ट होने ही नहीं दिया, हमेशा अगला टारगेट तैयार रहता था कि वो करो, ऐसे करो, चीजों को ऐसे मेंटेन करो, हमारा सर्कल कैसा होना चाहिए। अब वो हमेशा अपडेट ले लेते हैं। अब मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, सबसे पहले सर से बात करना शुरू किया, उससे पहले मेरे पिताजी का कॉल आ गया कि अब कहाँ हो। तो ये भी होता है कि एक फैमिली का आपके ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए आप कहाँ हो। आजकल का यूथ, एक तो रील्स, एक आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी वल्गैरिटी है, उसकी तरफ भी बढ़ जाता है।
तो जरूर कंट्रोल भी होना चाहिए, थोड़ा नियंत्रण भी। तो ये सारी चीजें आप पे होनी चाहिए, तभी आप सीख पाते हो चीजों को, अच्छे से मेंटेन कर पाते हो खुद को। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि जब हम खुद अपनी लाइफ के लिए फैसले नहीं लेते हैं, हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं हमें क्या करना है, तब कोई और डिसाइड करता है कि इस इंसान से मुझे क्या करवाना है। ये नियति का रूल है। अगर आपने खुद के लिए खुद फैसले लेना शुरू कर दिया, खुद को सही रास्ता दे दिया और आप उस रास्ते पे चलने लग गए, तो आपकी लाइफ को जहां चाहोगे आप ले जाओगे। अगर आप खुद अंधेरे के अंदर हो, आपने डिसाइड नहीं करा है, आपकी आंखों के सामने अंधकार है, आप चाह करके कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर किन्हीं और शक्तियों के द्वारा आपको कंट्रोल किया जाएगा और उसी फ्लो के अंदर आप बहते जाओगे। और ज्यादातर लोगों के साथ अभी यही हो रहा है। तो ऐसे लोगों को बस ये एक ही सजेशन रहेगा कि आप बैठ करके शांति से अपने आप का आत्मावलोकन कीजिए, किस लिए आप इस दुनिया में आए हो, आपके आसपास का जो सराउंडिंग्स है, आपके पेरेंट्स है, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और आपकी खुद की क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक बात जरूर होती है, और जो ठान ले, एक बार दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं मुझे ये करना है, फिर वो कर गुजर जाता है। बस एक बार डिटरमाइन करना होता है, और वो डिटरमाइन करने की पावर, मैं फिर इस चीज को क्लेम कर रहा हूं यहाँ पे, डेवलप होगी आपके अंदर अगर आप योगासन को, योग जो है जिसके अंदर 3 चीजें मैंने आपको बताई, उसको अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर लेते हो। इस बात पे जोर देने का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज के यूथ को इन चीजों की इंपॉर्टेंस पता नहीं है। वो सुनते हैं, उनको ये पता है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन रियल मायने में वो फील नहीं कर पाते कि यार ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंप्लीमेंट करके कितने अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। बाकी मैं ये मानता हूं कि सरकारी नौकरी हासिल करना या कोई सा भी टास्क जो हमने डिसाइड करा है उसको अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर अपन ये सारी चीजें करते हैं तो। खुद को मेंटेन रख के चलें तो हर चीज बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपके साथ बात करके, अपना सेशन बहुत अच्छा रहा है, और मैं जो आपसे चीजें जानना चाह रहा था, अपने विद्यार्थियों के जो सवाल थे, कॉमन सवाल, वो सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ एक थोड़ा सा अपने सेशन के लास्ट में आपके जो मित्र है जी, सबसे क्लोज, सबसे खास, जिनके ऊपर आपने इतना भरोसा कर रखा है, जिनका इतनी बार आपने जिक्र किया है, उनको भी सेशन के अंदर बुलाया जाए, उनको भी एक बार अपन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक बार उनको बुला लीजिए, आ जाओ, इधर ही आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ आप अंदर। ये है इनके मित्र, इनका इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूँ आप देवें, और आपकी लाइफ में क्या इनका रोल है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैंने शुरू से ही एक चीज बताई कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। मैंने 2020 में जब कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की, तभी मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की थी, और उनमें से एक मेरा भाई भी है, वो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट एक इंसान अवेलेबल है हमारे पास, हरिकिशन जी। ये मेरे ग्रेजुएशन टाइम से फ्रेंड है। कंपटीशन हो, बाहरी दुनिया हो, जो चीज जहां मेरे को अवेलेबिलिटी जरूरत पड़ती है ना, वहां तो मैं इसीलिए मैंने जोर दे रहा था हर बार कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए तो आपको ये सिखाए कि आपको कहाँ खड़ा होना है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपको बनाना है, कहाँ आप खड़े रह सकते हो, कौन सी चीज कब करनी है। उस चीज के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, और इनका ही नहीं, मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, बट इनका इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे साथ उस टाइम से है जहां मैं जीरो पे था, जब मेरे को ये चीज पता नहीं थी कि आगे टारगेट तो सेट था, बट करना कैसे अचीव करना है, कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी नहीं करनी है। वहां पर आपके पास एक ऐसा स्तंभ होना चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। तो मेरे साथ 2 स्तंभ रहे, एक मेरा भाई और दूसरा मेरा भाई। राम किशोर जी नाम इनका, हरीश जी। ओके हरीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी इस बारे में प्रकाश डालें कि आपके मित्र ने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है, अल्टीमेटली इन्होंने सक्सेस हासिल करी है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या आपकी जोड़ी रही है, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रही है, और लंबे टाइम से हम दोनों साथ जुड़े हुए हैं। 2017 से लगा के 2025 तक कंटिन्यू साथ में बने रहे, और इसके सिलेक्शन में मेरा तो योगदान ना के बराबर, सिलेक्शन योगदान तो पूरा इसी का ही है, पढ़ा तो इसी ने, वो एक तो दोस्त की भूमिका होती है वो मैंने अच्छे से निभाई है। बहुत अच्छा लगा है आप दोनों से मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि आपने हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में थे, एक टाइम में आप नरेंद्र सर को, विजेंद्र सर को हमें क्लास लेते हुए देखते थे, उन चीजों से आप सीखते थे। आज बहुत सारे साथी आपकी इन बातों से चीजें सीखेंगे, और गांव ढाणी के किसी कोने में बैठा हुआ कोई ना कोई विद्यार्थी यहाँ से अपने लाइफ में एक नया दृढ़ संकल्प लेगा, और वो अपने आप को उस ऐसे जोन से बाहर निकाल पाएगा जिस जोन के अंदर उसको नहीं होना चाहिए।
और अगर एक विद्यार्थी भी अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने आप को बेटर सिचुएशन में ले जाता है तो मैं मानता हूं कि अपना ये डिस्कशन करना सार्थक रहेगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत सारा धन्यवाद और क्वालिटी एजुकेशन परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।